इस एपिसोड के पहले पार्ट में हमने देखा कि जू शांसी सभी को अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है, जिसके बाद यूहा और वैंग डोंगर जू शांसी और बाकी साथियों पर डॉलिंग एम्पायर की जिम्मेदारी छोड़कर खुद वहाँ श्रेक एकेडमी में अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होकर सन एंड मून एम्पायर के कैंप में आ जाता है, जहाँ इंपीरियल एडवाइजर ज़ोंगली वू फाइनली बीस्ट गॉड डी तियान से फाइट करके वापस आ चुका है और बड़े ही गुस्से से अपने टेंट की तरफ जा रहा है, जिसे देख जनरल को बहुत हैरानी होती है और वो तुरंत ऑरेंज को मिलने असेंबली हॉल में आता है। असेंबली हॉल में पहले से ही ऑरेंज ज़ोंगली वू को लेकर अपने बेनिफैक्टर के साथ बातचीत कर रही होती है, जहां बेनिफैक्टर एल्डसू ऑरेंज को बताते हैं कि किस तरह ज़ोंगली वू बड़े ही गुस्से के साथ बीस्ट गॉड डी तियान के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए हैं। एल्डसू को ज़ोंगली वू पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि इस दौरान ज़ोंगली वू ने लगभग 2/3 सीनियर होली डिसेबल्स को इसमें खो दिया है, जिसे सुनकर ऑरेंज को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बड़े ही गुस्से से ज़ोंगली वू के बारे में कहती है कि उन्हें मिलिट्री काउंसिल छोड़कर बिना मेरे परमिशन के जाने की हिम्मत भी कैसे हुई, और साथ ही इंपीरियल एडवाइजर ज़ोंगली वू को उसके सामने पेश करे जाने के ऑर्डर्स देती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूहा और वैंग डोंगर श्रेक एकेडमी पहुंचने ही वाले हैं। तभी उन्हें वहां डॉलिंग एम्पायर का युद्ध में उपयोग किए जाने वाला झंडा दिखाई देता है। असल में ये वो आर्मी का टुकड़ा है जो डॉलिंग एम्पायर ने श्रेक एकेडमी की मदद के लिए भेजी थी, जिसे देखते ही वैंग डोंगर और यूहाओ के चेहरे पर एक उदासी की झलक आ जाती है। जिसके बाद यूहा और वैंग डोंगर एल्डर्स वन और बाकी सब सी गॉड पेविलियन मेंबर्स को डॉलिंग एम्पायर की स्थिति की खबर देते हैं कि किस तरह डॉलिंग एम्पायर पर अटैक होने की वजह से वहाँ की इंपीरियल फैमिली पूरी तरह से एम्पायर छोड़कर जा चुकी है, जिसे सुनते ही एल्डर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पास ही में खड़े एक ओल्ड मैन को ये खबर सुनते ही एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिसकी वजह से वो बस गिरने ही वाला होता है कि तभी उनके पीछे खड़े लोग उन्हें सहारा देकर बचा लेते हैं। ओल्ड मैन इंपीरियल फैमिली के इस मूव को अपनी कमी बताते हुए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी हम देखते हैं यूहाओ को, जो कि डॉलिंग एम्पायर की स्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा सैड है, जिसके चलते यूहाओ डॉलिंग इंपीरियल फैमिली के डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार खुद को मानता है। जिसे सुनते ही वैंग डोंगर यूहाओ के पास आती है और उसे बताती है कि डॉलिंग इंपीरियल फैमिली के जाने में यूहाओ का कोई हाथ नहीं है। साथ ही यूहाओ को समझाने की कोशिश करती है कि वो पहले ही डॉलिंग एम्पायर के लिए बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन यूहाओ वैंग डोंगर की बातें नहीं मानता और तुरंत वहाँ खड़े एल्डर जुआ और बाकी सभी एल्डर्स के सामने सीक और पेविलियन के मेंबर्स के पद से इस्तीफा देने की बात कहता है। जिसे सुनते ही वैंग डोंगर समेत वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि यूहाओ सीक और पेविलियन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है और श्रेक एकेडमी के लिए यूहाओ के किए हुए कामों से भी सभी भली भांति परिचित हैं। तभी एल्डरसॉन्ग को यूहाओ के इस्तीफे की बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एल्डरसॉन्ग कहती है कि सीक और पेविलियन कोई मजाक नहीं है, जहाँ कोई भी जब चाहे आ जा सके, जिस पर यूहाओ एल्डरसॉन्ग और बाकी सभी एल्डर से बड़े ही आदर और सम्मान के साथ श्रेक एकेडमी का आभार जताते हुए सभी से कहता है कि इस एकेडमी ने उसे आज तक बहुत कुछ दिया है। श्रेक एकेडमी ने ही यूहाओ का पालन पोषण किया है, जिसे वो अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। लेकिन इसी के साथ यूहाओ डॉलिंग इंपीरियल फैमिली के विनाश का कारण भी खुद को मानता है, इसलिए यूहाओ के अनुसार उसका सीक और पेविलियन से इस्तीफा देना ही सही है। लेकिन यूहाओ की बातें वहाँ खड़े लोगों को ज्यादा समझ नहीं आती हैं। कोई भी एल्डर यूहाओ के इस फैसले के साथ खुश नहीं होता। जिसके बाद यूहाओ सभी को बताता है कि वो आगे क्या करने वाला है। इसके लिए यूहाओ को खुद का नाम श्रेक एकेडमी से अलग करना जरूरी है, जिसका मतलब साफ है कि यूहाओ आगे कुछ ऐसा करने वाला है जो कि पूरी तरह सही नहीं है। इसलिए वो नहीं चाहता कि उसका नाम श्रेक एकेडमी से जुड़ा रहे और जो वो काम करने जा रहा है उसका इल्जाम श्रेक एकेडमी पर लगे। ये बात सुनते ही वहाँ खड़े एल्डर्स को सब चीज समझ आ जाती है। एल्डरसॉन्ग का गुस्सा भी अब यूहाओ की बातों से तुरंत शांत हो जाता है। तभी एल्डर्स वन यूहाओ को बताते हैं कि वो यूहाओ का प्लान समझ गए हैं कि वो क्यों सीक और पेविलियन छोड़ना चाहता है, और साथ ही यूहाओ को बताते हैं कि श्रेक एकेडमी कोई छोटी मोटी एकेडमी नहीं है। एल्डर्स वन यूहाओ के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हैं कि ये श्रेक एकेडमी मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करती है और मॉन्स्टर्स कभी भी संसार के बनाए हुए नियम कानून से बंधे नहीं होते हैं। तभी पीछे से एल्डरसॉन्ग भी आगे आकर यूहाओ को समझाती है कि अगर उसका अगला मूव थोड़ा अलग भी है तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर स्टालो एम्पायर और डॉलिंग एम्पायर नष्ट भी हो जाते हैं तब भी श्रेक सिटी के पास उनके फाइनेस्ट ईलाइट्स हमेशा रहेंगे।
जिसके बाद यू हाओ भी एल्डर सॉन्ग और एल्डर जुआन की बातों को समझने की कोशिश करता है और एल्डर सॉन्ग से उनकी बातों का मतलब पूछता है, जिस पर एल्डर सॉन्ग यू हाओ को बताती है कि वो उम्मीद की बात कर रही है और इसी के साथ यू हाओ को श्रेक सिटी की तरक्की के बारे में बताती है कि किस तरह एकेडमी में तीनों किंगडम के एलाइट सोल मास्टर्स के लिए फुल आर्चीव्स खोल दिए गए हैं, साथ में सोल टूल रिसर्च और मार्शल सोल सिस्टम रिकॉर्ड्स भी, जिसके बाद हम स्टूडेंट्स को इन नए फीचर्स को यूज करते हुए भी देखते हैं। वही एल्डर सॉन्ग आगे कहती है कि हम अभी युद्ध में पूरी तरह कुशल नहीं हैं, लेकिन कुशल बनने के काबिल पूरी तरह हैं। जिसके बाद बाकी एल्डर्स भी जो वहाँ मौजूद होते हैं वो यू हाओ के पास आकर उसे बताते हैं कि जब तक वो सभी जिंदा हैं, श्रेक कभी भी दुश्मनों के हाथों खत्म नहीं हो सकता और इसी तरह श्रेक की लेगेसी हमेशा कायम रहेगी। जिसके बाद वैंग डोंगर भी यू हाओ के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है और फिर सभी एक साथ यू हाओ से बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ने को कहते हैं और यू हाओ पर अपना विश्वास दिखाते हैं। एल्डर्स की बातें सुनकर यू हाओ के मन में भी उम्मीद जागती है और जो उदासी के बादल उसके मन में छाए हुए थे वो छट जाते हैं। यू हाओ वापस से पहले की तरह जोश से भरपूर होकर एल्डर्स की बातों को मान लेता है और तुरंत वैंग डोंगर को लेकर वहाँ से निकल जाता है आगे की प्लानिंग करने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यू हाओ और वैंग डोंगर बीबी कायतू और जियाओ जियाओ से मिलने आते हैं, जहाँ यू हाओ बीबी को अभी तक जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है, साथ ही जू शांसी के डॉलिंग इंपीरियल फैमिली से होने के सच को भी बताता है। सभी इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे जियाओ या आती है और सभी को बताती है कि कल सन एंड मून एम्पायर की दी हुई 10 दिन की चेतावनी का आखिरी दिन है। जियाओ या को इस तरह बिल्कुल फिट देखकर सभी को बहुत खुशी होती है। बीबी की आंखों में तो जैसे एक चमक ही आ जाती है। तभी जियाओ या यू हाओ से कल के प्लान के बारे में पूछती है। यू हाओ भी जियाओ या को वापस ठीक होकर काम में इस तरह एक्टिव देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद यू हाओ सभी को बताता है कि सन एंड मून एम्पायर की दी हुई 10 दिनों की डेडलाइन को लेकर उसका एक अलग प्लान है और ऐसा कहते ही सीन सन एंड मून एम्पायर के कैंप में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि सोंगली वू को खुद को रिकवर करने के लिए वापस से होली स्प्रिट करके उसकी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सोंगली वू को इस दौरान बहुत कष्ट भी सहना पड़ रहा है। तभी एक डिसाइपल वहाँ आकर सोंगली वू को ऑरेंज का संदेश देता है कि ऑरेंज ने उसे अभी तुरंत मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कल्ट मास्टर एकोलाइट वू यून वहाँ आ जाता है और सोंगली वू के टेंट में जाने लगता है। डिसाइपल एकोलाइट वू यू को देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। असल में वू यून यहाँ जोंगली वू की रिकवरी में मदद करने के लिए आया है, लेकिन जोंगली वू इसके लिए मना कर देता है। जिस पर वू यून जोंगली वू से कहता है कि तुम अकेले हो जो बीस्ट गॉड को पकड़ने निकला और जिंदा वापस आया है, इसलिए वो नहीं चाहता कि जोंगली वू को कुछ भी हो। तभी डिसाइपल जो ऑरेंज का संदेश लेकर आया था वो वापस से दौड़कर ऑरेंज के पास आता है और उसे बताता है कि क्योंकि जोंगली वू इस वक्त रिकवर कर रहा है इसलिए वो अभी यहाँ नहीं आ सकता। तभी एक जनरल आकर ऑरेंज को कमांडर जिनचुआन के दिए हुए लेटर्स देता है जो कि शिनचुआन ने जनरल से खास ऑरेंज को देने के लिए कहे थे, जिस पर ऑरेंज जनरल से ही उन लेटर्स को रीड करने को कहती है, लेकिन जनरल ऐसा करने से हिचकिचाने लगता है। तभी ऑरेंज उसे बताती है कि वो उसके गुरु रहे हैं और गुरु पिता समान होता है, इसलिए उसे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ऑरेंज जनरल से लेटर्स लेकर पास में खड़ी लेडी को देती है और इन लेटर्स को असेंबली हॉल में खड़े सभी लोगों तक पास करने को कहती है। जिसके बाद सभी लोग उन लेटर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें शिनचुआन ने अपना डॉलिंग एम्पायर के मिशन के बारे में लिखा है। शिनचुआन लिखता है कि स्पिरिट डॉ सिटी इंपीरियल पैलेस पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लेकिन वापसी में उन पर इविल स्पिरिट मास्टर्स के द्वारा हमला हो गया, जिसमें दोनों ही लीजेंस को बहुत भारी क्षति पहुंची है और इसी के साथ यन युआन को भी उन्होंने खो दिया है। साथ ही शिनचुआन ने ऑरेंज को होली स्पिरिट कल से सावधान रहने के लिए भी सलाह दी है, जिसे पढ़ते ही असेंबली हॉल में खड़े सभी लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी ऑरेंज एल्डर सू की इस मैटर के बारे में उनकी राय पूछती है, जिस पर एल्डर सू ऑरेंज से कहते हैं कि इस लेटर को पढ़ने के बाद अब उन पर कहने को कुछ भी नहीं बचा है। जोंगली वू ने उन्हीं के सोल्जर्स की सोल को खत्म कर दिया है। साथ ही एल्डर सू जोंगली वू पर दोनों सोल इंजीनियर एजेंट्स को धोखा देने का भी इल्जाम लगाता है। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग ऑरेंज से साफ कहता है कि अब जोंगली वू उनका साथी नहीं है बल्कि एक और दुश्मन है। इसी के साथ अगली सुबह होती है। श्रेक एकेडमी को दी हुई 10 दिनों का आखिरी दिन फाइनली आ चुका है। श्रेक सिटी का गार्ड दूर से ही उगते हुए सूरज को देख रहा है और साथ ही डेडलाइन की फिक्र कर रहा है। तभी यू हाओ और वैंग डोंगर भी श्रेक की छत पर आते हैं और सन एंड मून एम्पायर के कैंप की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैंप में अभी भी डिस्कशन लगातार चालू है, जहां एल्डर सू ऑरेंज से इस मैटर पर बहुत ज्यादा गौर देने की बात कर रहा है और जल्द से जल्द जोंगली वू के खिलाफ किसी एक्शन की डिमांड करता है,
तभी असेंबली में खड़ी एक लेडी भी आगे आकर ऑरेंज से कहती है कि सू तियानयुआन को खत्म कर देने से जोंगलीवू अब साफ सन एंड मून एम्पायर की इंपीरियल फैमिली के खिलाफ हो चुका है। जिसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी होली स्पिरिट कल्ट और जोंगलीवू के खिलाफ एक्शन की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन ऑरेंज बस चुपचाप सभी को सुन रही है और कुछ भी नहीं बोलती है। तभी अचानक से यूहाओ की आवाज आती है। यूहाओ कहता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहती थी, लो मैं आ गया। यूहाओ की आवाज सुनते ही ऑरेंज समेत असेंबली के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोंगलीवू अभी भी रिकवर करने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ और वैंग डोंगर को जो कि कैंप के ऊपर ही खड़े हुए हैं, जिसे देखकर सन एंड मून एम्पायर के सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हैं और सोच में हैं कि आखिर ये यहाँ तक कैसे आए और उनकी बनाई हुई डिफेंसिव शील्ड ने कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। जिसके बाद आसमान में यूहाओ की असुराज़ाएं नजर आती है और यूहाओ वहीं से कहता है कि क्या तुम श्रेक सिटी को नहीं पाना चाहती, लो मैं आ गया। सन एंड मून एम्पायर के सोल्जर्स यूहाओ की असुरा आइज और उसकी आवाज से बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी एक सोल्जर असेंबली हॉल में आकर ऑरेंज को बताता है कि असुराज आइज उनके कैंप के ऊपर आसमान में आ चुका है। जिसे सुनते ही ऑरेंज तुरंत फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को तुरंत एक्शन में आने के ऑर्डर्स दे देती है। इसी के साथ फुल लिंक डिफेंसिव कवरेज और सभी रैंक गेट और उसके ऊपर के सोल इंजीनियर्स को हवा में जाने को कहती है और सभी को युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार होने का कहकर ऑरेंज असेंबली हॉल से बाहर आ जाती है। जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम आपसे जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। इसी एपिसोड के पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।